Hello students, today our topic is cyber and in this lecture we are going to discuss a very important topic related to cyber that is intellectual property right, and we will see that how intellectual property right, what are the different types of intellectual property right, and we'll see that what are different terms and conditions in intellectual property right. So let's start. तो आप जानते हैं कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या कौन कौन से वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या जा सकते हैं। जहाँ तक सिलेबस की बात है, आप जानते हैं कि सिलेबस ऑलरेडी चेंज हो चुका है। क्लियर। और ये फर्स्ट टाइम है जो न्यू सिलेबस के साथ आप एग्जाम में जाओगे। पिछली बार सिलेबस था तो उसमें स्क्रैच और पाइथन भी थे, थ्योरी का पार्ट थे, लेकिन इस बार वो नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो अभी ये जो चैप्टर है, यूनिट थर्ड साइबर एथिक्स, इसमें टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में आपके। तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, तो क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली बनेगा। देखिए, थ्योरेटिकल पोर्शन है तो कुछ इसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आ नहीं सकता ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो अभी इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि एक तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक्सप्लेन। तो ये आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जाए डिफरेंशिएट बिटवीन पेटेंट एंड कॉपीराइट, तो पेटेंट और कॉपीराइट में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ये टू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अभी हम इस टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को, और अगर टाइम रहा तो नेटिक्वेट्स के बारे में भी देखेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटिक्वेट पूछा जा चुका है। आपने ये देखा होगा कि जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर था उसमें नेटिक्वेट का एक क्वेश्चन था, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद एग्जाम में भी वो आएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस इस समय काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं। और मार्क्स का पहले अभी 40 मार्क्स का आता था या 30 मार्क्स का आता था पहले पेपर, अभी ये 50 मार्क्स का हो चुका है क्वेश्चन पेपर। तो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, मार्क्स बढ़ चुके हैं उसमें। तो ऑब्वियसली अब जो चांसेस बनते हैं वो यही बनते हैं कि एग्जाम में जो भी टॉपिक्स हैं, जो खासतौर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो तो एटलीस्ट पूछे ही जाएंगे उसमें। तो ऐसा ही एक टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं कि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता भी है, क्लियर, तो अगर आपको टर्मोलॉजी अच्छी तरीके से पता है, कॉन्सेप्ट पता है आपको, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। तो डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। अब ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो ह्यूमन माइंड के एप्लीकेशन से क्रिएट की जाती है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है। प्रॉपर्टी तो आपकी एक आपका घर भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक ठीक है। आपके पास आपका कोई व्हीकल है, वो भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं। तो वो प्रॉपर्टी जो ह्यूमन माइंड के एप्लीकेशन से क्रिएट की जाती है, द प्रॉपर्टी दैट इज क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल, जैसे जैसे एक ऑथर है, उसने एक बुक लिखी, तो क्या किस में कंसीडर होगा, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कंसीडर होगा। क्लियर है। और ऐसे ही किसी ने एक पेंटिंग बनाई बहुत अच्छी, मान लीजिए, अच्छी हो बुरी हो वो एक डजेंट मैटर, लेकिन एक पेंटिंग है, तो वो भी किस में आएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगी। ठीक है। और ऐसे ही किसी ने म्यूजिक कंपोज किया, तो वो भी किस में आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन माइंड की एप्लीकेशन है जो क्रिएट की गई है। तो इस तरीके से जितनी भी, या किसी ने कोई इन्वेंशन किया, जैसे मान लीजिए अभी ये कोरोना की वैक्सीन है, मान लीजिए तो कोविशील्ड को वैक्सीन है। ठीक है। तो ये भी किस में आएंगी, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएंगी। क्लियर है। तो कोई इन्वेंशन होता है या कोई आर्टिस्टिक वर्क होता है, ड्राइंग होता है, पेंटिंग होता है, म्यूजिक कंपोज करना हो गया, या किसी बुक को लिखना हो गया, ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं। जहाँ तो वो सभी प्रॉपर्टी दैट आर क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया होगा आपको, आई थिंक। तो अभी एग्जाम में लिख दोगे। तो एक तो ये हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स क्या क्या हैं, उनका किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आएगा। तो पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर लें, आई थिंक ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सेकंड देखते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ टर्म रेफरिंग टू ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ क्रिएशन ऑफ द माइंड ऑफ फॉर व्हिच द प्रॉपर्टी राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द करस्पॉन्डिंग फील्ड ऑफ लॉ। तो ये डिटेल्ड डेफिनेशन है, ये शॉर्ट में डेफिनेशन है, इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें याद करने में कुछ है भी नहीं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें टेक्सटाइल्स आते हैं, कॉस्मेटिक्स आते हैं, फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, मशीनरी आती है, बुक्स आते हैं, ये सब इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू प्रोटेक्टेड किए जाते हैं। क्लियर।
तो ये जितने भी टेक्सटाइल्स, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, बुक्स एसेट्रा, जितने भी ये सब होते हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्शन मिलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू। और मिलता क्यों है और क्यों मिलना चाहिए ये समझ लीजिए। मान लीजिए एक बुक लिखी, मैंने लिखी बुक सपोज, या आपने लिखी। अब आप ये चाहते हैं कि इसको जो भी इस बुक को यूज़ करे, जो भी इस बुक का रेफरेंस दे, ठीक है, तो उसमें आपका रोल होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ आपसे परमिशन ले। तो या उसकी कोई कॉपी सेल कर रहा है, उससे कोई एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो आपका नेम भी नहीं है और आपको उसके लिए कुछ किसी तरीके से मॉनेटरी टर्म्स में कुछ आपको फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे उसको? तो ये कहा जाएगा कि उस केस में कि उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई सेंस नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, जो जिसमें आता है आपका पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। तो सिंपल सी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आगे देखते चलिए। ये देखिए व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो डेफिनेशन और थोड़ा सा एग्जैक्ट होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड, इन्वेंशन, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क, सिम्बल्स, नेम्स, इमेज, डिज़ाइन यूज इन कॉमर्स। तो क्रिएशन ऑफ द माइंड जो होते हैं वो सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, ये बड़ी डिटेल डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है तो इतना लिख देंगे तो आई थिंक ये कंप्लीट डेफिनेशन है। अभी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होगी। तो एक तो इन्वेंशन सभी आ जाएंगे, दूसरा लिटरेसी वर्क आ जाएगा, जितना भी आर्टिस्टिक वर्क है, ड्राइंग, पेंटिंग, वो सब आ जाएगा इसके अंदर। सिम्बल्स आ जाएंगे, नेम्स आ जाएंगे, इमेजेस आ जाएंगी, डिज़ाइंस आ जाएंगी जो कॉमर्स में यूज़ होते हैं। तो ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। क्लियर है। बेसिकली तो हम ज़्यादातर ये देखते हैं इन्वेंशन, लिटरेसी में आर्टिस्टिक वर्क आते हैं, लेकिन सिम्बल्स भी आते हैं, नेम्स भी आते हैं। कोई सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। कोई डिज़ाइन है किसी बिल्डिंग का तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगा। कोई इमेज है, ठीक है, कुछ नेम्स हैं तो आप उसको भी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे किसी एक कंपनी का नेम है तो उसी कंपनी के सेम नेम से आप कोई दूसरी कंपनी नहीं ओपन कर सकते, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। अब इसको अगर कैटेगराइज किया जाए इसको, तो टू डिफरेंट कैटेगरी बनती है इसकी। पहला बनता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और सेकंड बनता है कॉपीराइट। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन्वेंशंस आते हैं, और जितने भी इन्वेंशन होते हैं उसके लिए हम उसके लिए जो यूज़ करते हैं वो करते हैं पेटेंट, प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेंशन को। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी कोई इन्वेंशन होता है उसका हमेशा पेटेंट कराया जाता है, ठीक है। और इसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आता है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क बेसिकली सिंबल्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको कंफर्मेशन देते हैं कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। या उस कंपनी की गुडविल को बताते हैं, या उससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। या कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, तो इसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मतलब ये 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। जहाँ तक कॉपीराइट की बात है, तो कॉपीराइट में जितना भी लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क होता है उसका कॉपीराइट होता है। जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखी किसी मूवी की तो उसका कॉपीराइट होगा, क्लियर। म्यूजिक कंपोज किया उसका कॉपीराइट होगा। कोई बुक लिखी गई है उसके लिए कॉपीराइट होगा। कोई पेंटिंग बनाई गई है तो उसके लिए कॉपीराइट होगा। तो जितने भी लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क होता है उसके लिए कॉपीराइट होता है, और जितने इन्वेंशंस होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आते हैं। इन्वेंशंस के लिए पेटेंट ही होता है हमेशा, याद रखिएगा। ट्रेडमार्क एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसे बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पेटेंट और कॉपीराइट में डिफरेंस आता है, तो एक क्लियर कट डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। डिटेल में तो हम इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो जो इन्वेंशन होते हैं उनके लिए हम पेटेंट कराते हैं, और जो आर्टिस्टिक और लिटरेसी वर्क होता है, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब आपका म्यूजिक कंपोज करना, आर्ट, और ये बुक और या लिखी गई है कोई भी मान लीजिए, और इस तरीके का जो भी वर्क होगा वो सब कॉपीराइट के अंदर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए कॉपीराइट कराया जाता है। चलिए, तो अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के टाइप्स देख लीजिए आप। ये डिफरेंट टाइप्स है। अभी हमने सिर्फ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को डिस्कस किया, लेकिन इसके साथ साथ डिज़ाइन, डेटाबेस और ट्रेड सीक्रेट भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आते हैं। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेटेंट और कॉपीराइट, इसके बीच में डिफरेंस पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। ट्रेडमार्क के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो अलग से क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस में तो नहीं आना चाहिए। क्लियर है।
बाकी डिज़ाइन, डेटाबेस, ट्रेड सीक्रेट, ये सभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आते हैं। कोई ट्रेड सीक्रेट है किसी का, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आएगा, उसको कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई डेटाबेस है, डिज़ाइन है, तो उसको वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है। चलिए देखते हैं, और अब बात करते हैं पॉइंट टू द पॉइंट। सबसे पहले कॉपीराइट की बात करते हैं। कॉपीराइट क्या है? व्हाट इज़ अ कॉपीराइट? तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, व्हाट इज़ द कॉपीराइट, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जा चुका है। ये पेटेंट और कॉपीराइट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये पहले आईपी का पार्ट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और आईपी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्लास 11th और 12th में। अभी ये 10th में अभी इंट्रोड्यूस किया गया है इस ईयर से, 2020-21 से, तो इम्पॉर्टेंट है। तो पहले कॉपीराइट के बारे में बात करते हैं। एक कॉपीराइट प्रोटेक्ट समवन हु क्रिएट्स एन ओरिजिनल वर्क। तो कॉपीराइट किसको प्रोटेक्ट करता है? पर्सन को जिसने कोई ओरिजिनल वर्क क्रिएट किया है। याद रखिएगा, कॉपीराइट आपका आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है। क्लियर है? अभी ओरिजिनल वर्क क्या होगा? ये एक बुक हो सकती है, ये एक प्ले हो सकता है, ये कोई एक वेबसाइट हो सकती है जो किसी ने डिज़ाइन की है। तो इस तरह के वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट किया जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये आता है आपका कॉपीराइट। अब कॉपीराइट का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? द गोल ऑफ द कॉपीराइट इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ योर वर्क। तो आपके वर्क का कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता, आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये इसका गोल होता है कॉपीराइट का। तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगी कॉपीराइट की। कॉपीराइट ओरिजिनल वर्क को क्रिएट करता है। ओरिजिनल वर्क से मतलब है बुक, प्ले, वेबसाइट से है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अनऑथराइज कॉपी करने से प्रिवेंट करना है आपका। तो ये कॉपीराइट होता है आपका। क्लियर? चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, आप और क्लियरली देख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं कॉपीराइट के बारे में। एग्जाम में पूछा था व्हाट इज ए कॉपीराइट 1 मार्क में, तो आप ये 3 पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 मार्क का ही क्वेश्चन बनेगा अगर आया तो। ये थोड़ा सा और देखते हैं। अभी ये कॉपीराइट क्या प्रोटेक्ट करता है, ये देखिए, इसको थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, आर्किटेक्चरल। कोई बुक है लिटरेसी से, लिटरेसी तो इसमें आ जाएगा आपका कॉपीराइट में। ठीक है, बुक लिखी है तो उसके लिए कॉपीराइट कराना पड़ेगा। कोई प्ले है तो कॉपीराइट कराना पड़ेगा। कोई म्यूजिक कंपोज किया है तो कॉपीराइट कराना पड़ेगा प्रिवेंट करने के लिए इसको। आर्टिस्टिक वर्क है, कोई पेंटिंग है तो कॉपीराइट कराना पड़ेगा। कोई बिल्डिंग का आपके पास डिज़ाइन है तो उसका भी आपको कॉपीराइट कराना पड़ेगा। तो ये कॉपीराइट इन सभी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किसी का भी ओरिजिनल वर्क है इस फील्ड में, सभी में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कॉपीराइट कराना पड़ेगा। तो ये 5 फील्ड्स हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा, और एग्जाम में आता है तो ये भी जिस स्लाइड का कंटेंट है इसे आप लिख सकते हैं। सिंपल है, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल। इन काम को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। When a copyright owner gives permission to a particular party to use the copyrighted work for a specific reason। तो यहाँ एक छोटी बच्ची है और ये देखिए क्या कह रही है, यू कैन यूज़ माई सॉन्ग कॉल्ड ओ, ये इसका कोई सॉन्ग है। ठीक है, अब इसके पास इस सॉन्ग का कॉपीराइट है। अब ये पर्सन या ये लड़का इसको यूज़ करना चाहता है तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी इसको, क्योंकि इसका कॉपीराइट है सॉन्ग का इसके पास। तो कॉपीराइट का जो ऑनर होता है वो परमिशन देता है किसी पर्टिकुलर पार्टी को या पर्सन को कि भी जो कॉपीराइटेड वर्क है किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसको लाइसेंसिंग बोलते हैं। तो लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है कॉपीराइटेड वर्क के लिए। आप बिना परमिशन के यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये कोई सॉन्ग था, इसका पास कॉपीराइट है, और ये जिसको अलाउ करेगी सिर्फ वही पर्सन इसको यूज़ कर सकता है, अदरवाइज और कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो फाइनली क्या समझे हम? कॉपीराइट अलाउज ऑथर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट एसेट्रा टू मेक मनी ऑफ देयर लेबर। तो इसमें होता क्या है, इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉपीराइट अलाउ करता है ऑथर्स को, म्यूजिशियंस को, आर्टिस्ट को कि वो अपना जो भी इन्होंने मेहनत की है उसके लिए वो
उनका पैसे कमा सकें उसकी वजह से वो, ठीक है। तो कॉपीराइट अलाउ ऑथर्स, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट टू मेक मनी ऑफ देयर लेबर। ये सभी का ऑब्जेक्टिव फाइनली यही होता है। तो इट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम टेकिंग देयर वर्क फॉर फ्री, इट ऑल्सो प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ऑल्टरिंग द वर्क विदाउट परमिशन। तो अभी जब आपने कॉपीराइट करा लिया तो होगा क्या कि कोई भी पर्सन उस वर्क का यूज़ नहीं कर सकता, उसको यूज़ नहीं कर सकता विदाउट परमिशन, पहली बात। और चेंज तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, फ्री में भी यूज़ नहीं कर सकता उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री में यूज़ नहीं करेगा, और दूसरा उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था कॉपीराइट का ऑब्जेक्टिव। तो जो भी ऑथर्स, म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो दे वांट टू मेक मनी फॉर देयर वर्क लेबर, सो दे कैन कॉपीराइट देयर वर्क एंड नो अदर पर्सन कैन यूज़ देयर वर्क फॉर फ्री। ओके, तो कोई फ्री में यूज़ नहीं कर सकता। ऑल्टर करना तो बड़ी बात हो जाएगी एक, तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं। तो ये कॉपीराइट हो गया, आई थिंक कॉपीराइट अभी आपको क्लियर हो गया होगा। पेटेंट की बात करते हैं। तो ये अगर वन लाइन के अंदर अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो कॉपीराइट जो होता है बेसिकली आर्टिस्टिक जितना भी वर्क होता है उसको प्रिवेंट करता है आपका, ठीक है। तो पेटेंट की बात करें तो पेटेंट क्या है? पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी टू द एप्लीकेंट ऑफ एन इन्वेंशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड लियो ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ हिज इन्वेंशन। तो पेटेंट जो होता है वो आपका बेसिकली इन्वेंशन के लिए होता है यूज़। क्लियर, ये भी याद रख लीजिएगा, इन्वेंशन के लिए यूज़ होता है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। ये भी एक पॉइंट है, अराउंड 20 ईयर्स के लिए होता है पेटेंट। तो a patent is a property right that granted by the invention by the patent office। तो patent office के थ्रू पेटेंट कराया जाता है एंड दैट इज द राइट ऑफ द एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल और सेलिंग और इम्पोर्टिंग द इन्वेंशन इनटू द ज्यूरिडिक्शन। तो ये एक राइट होता है जो ऑफर करता है सेल या सेलिंग को, इन्वेंशन को पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन में। अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 17 to 20 ईयर्स। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैक्सिमम 20 ईयर्स होता है। तो 17 to 20 ईयर्स के लिए पेटेंट होता है। तो बट ये बेसिकली इन्वेंशन के लिए यूज़ कर किया जाता है और जो इन्वेंटर्स होते हैं वो पेटेंट कराते हैं अपने इन्वेंशन के लिए। एंड द स्कोप ऑफ द पेटेंट इज द ज्यूरिडिक्शन एंड द सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द अदर पेटेंट एंड एग्रीमेंट। तो इसका एग्रीमेंट होता है, पेटेंट होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन होता है इसका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वंस इशूड पेटेंटी मस्ट इन्फोर्स द राइट। एक बार ये इशू हो गया है तो पेटेंटी जो होगा राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है। तो ये था पेटेंट के बारे में। अब ट्रेडमार्क की बात और करते हैं। एक पॉइंट ट्रेडमार्क को डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक ये वेट अ सेकेंड, ये डायग्राम से कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। ट्रेडमार्क इज अ डिस्टिंक्टिव साइन विच आइडेंटिफाइज द गुड्स एंड द सर्विसेज ऑफ वन कंपनी फ्रॉम दोज ऑफ अनदर। तो ये क्या करता है ट्रेडमार्क? ये एक साइन होता है, ट्रेडमार्क बेसिकली डिस्टिंक्टिव साइन होता है जो किसी और के पास नहीं होता, ठीक है। और ये प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए होता है बेसिकली। जो गुड्स और सर्विसेज को हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफाइड करता है किसी कंपनी के दूसरी कंपनी से। जैसे कोको कोला का है, नाइक का है, तो इसका ये साइन है, सिंबल है, ठीक है। इसी तरह से कोको कोला का है। तो ये जो सिंबल होता है ये अलग प्रोडक्ट को, देखिए कोल्ड ड्रिंक के फील्ड में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि उसको आप रीड करके ही पहचानें। तो एक सिंबल होता है, सिंबल से हम डायरेक्टली आसानी से पहचान लेते हैं कि हाँ ये कोको कोला का ही प्रोडक्ट है। तो ट्रेडमार्क बेसिकली हेल्प करता है कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को कि जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई, प्रोडक्ट या सर्विस उसको आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि वो प्रोडक्ट या सर्विस की बेसिकली रेपुटेशन एंड क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है ट्रेडमार्क। तो इसलिए ट्रेडमार्क होता है। तो सभी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका अपने एक ट्रेडमार्क होता है। तो आप देख भी सकते हैं, ट्रेडमार्क हेल्प्स कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई एंड चूज बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर रेपुटेशन एंड क्वालिटी। तो कंज्यूमर को हेल्प करता है प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। तो अभी ये देखते हैं व्हाट इज़ ए ट्रेडमार्क फॉर। ट्रेडमार्क किस लिए यूज़ होता है? ट्रेडमार्क यूज़ होता है, ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज ए कंपनी टू द कस्टमर। ट्रेडमार्क कस्टमर को कंपनी आइडेंटिफाई कराता है। आपका कस्टमर नो दैट ट्रेडमार्क, कस्टमर ट्रेडमार्क को जानता है और उसी ट्रेडमार्क के व्यापार पर वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है। क्लियर है? एंड यू हैव लर्न टू द ट्रस्ट दैट कंपनी मेक्स ए गुड प्रोडक्ट। यू हैव लर्न टू ट्रस्ट दैट कंपनी मेक्स गुड प्रोडक्ट। तो
इसमें ये ट्रस्ट होता है कि ये जो ट्रेडमार्क है ये इस कंपनी ने बनाया है और एक अच्छा प्रोडक्ट होगा, इसलिए ट्रेडमार्क बनाया जाता है। तो चलिए ट्रेडमार्क के बारे में हो गया। ट्रेडमार्क के बारे में 1 मार्क का क्वेश्चन ही आएगा, तो ये जो अभी पॉइंट्स डिस्कस किए यही सफिशिएंट है, आप इन्हीं को लिख दीजिएगा, एग्जाम में आता है तो। अब कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस हम तीनों के बीच में डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है कि कॉपीराइट और पेटेंट के बीच में डिफरेंस आएगा, लेकिन ट्रेडमार्क को भी लेके चलिएगा आप। अगर वन लाइन में कहें तो ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं? कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है एक्सप्रेशन, नॉट आइडियाज़। पेटेंट क्या प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्ट आइडियाज दैट हैव बीन रिड्यूस्ड टू प्रैक्टिस। क्लियर? ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट गुडविल एसोसिएटेड विद मार्क। ठीक है, तो कंपनी के गुडविल को प्रोटेक्ट करता है ये। अब टाइम की बात आती है, तो अभी हमने पेटेंट के बारे में तो टाइम डिस्कस किया था, 20 ईयर्स होता है। ठीक है, कॉपीराइट का कितना होता है? लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 70 ईयर्स, तो अराउंड 170 ईयर्स के लिए कॉपीराइट होता है। और ट्रेडमार्क का जो होता है कोई फिक्स टाइम नहीं होता, इनडेफिनेट टाइम होता है, लेकिन ये 10 ईयर्स के इंक्रीमेंट पे होता है आपका ट्रेडमार्क का। आफ्टर 10 ईयर्स के बाद आपको इंक्रीमेंट कराना पड़ता है इसको आगे। तो ये पॉइंट्स था इसका। क्लियर है? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है एक्सप्रेशन को, पेटेंट आइडियाज़ को, और ट्रेडमार्क गुडविल को। एक्सप्रेशन, कॉपीराइट, आइडियाज़, पेटेंट और गुडविल, ट्रेडमार्क। टाइम भी याद रखिएगा तीनों का, ये दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रेडमार्क हु इट सर्व्स, ट्रेडमार्क सर्व करता है ब्रांड को। क्लियर? ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है ट्रेडमार्क। कॉपीराइट ऑथर्स को, पेटेंट इन्वेंटर्स को। पर्पस क्या होता है ट्रेडमार्क का? डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम कम्पिटिटर्स, प्रोडक्ट को पहचानने में हेल्प करता है। कॉपीराइट प्रोटेक्ट ओरिजिनल क्रिएटिव एंड और इंटेलेक्चुअल वर्क को प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट क्या करता है? ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लॉइट एन इन्वेंशन, ये एक्सक्लूसिव राइट देता है जो भी इन्वेंशन किया है उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए, जैसे किस लेवल तक जाके आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो ये परमिशन देता है पेटेंट आपका। एग्जाम्पल क्या है ट्रेडमार्क की? वर्ड्स, लोगोज, स्लोगन्स, कलर्स। कॉपीराइट के? म्यूजिक, आर्ट, फोटोग्राफी। पेटेंट के? मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज, ये सब इसमें आता है पेटेंट में, सबका पेटेंट कराना होता है। टाइम की जहाँ तक बात करें तो अभी टाइम तो हम डिस्कस किया ही था, 20 ईयर्स होता है पेटेंट का मैक्सिमम। देखिए पहले 20 था, फिर 17 to 20 था, 15 to 20 दे रखा है, तो आप अराउंड 20 ईयर्स मान के चलिएगा, एग्जाम में आता तो 20 ईयर्स लिखिएगा। ठीक है, कॉपीराइट का टाइम होता है, अभी बताया था मैंने, मैक्सिमम 170 ईयर्स, क्योंकि क्या लिखा था उसमें? 70 ईयर्स प्लस लाइफ ऑफ द ऑथर, तो मैक्सिमम कितनी होती है लाइफ किसी की? 100 ईयर्स मान लीजिए। ठीक है, मिनिमम क्या होगा? 0, तो इसलिए 70 to 170 ईयर दे रखा है। और ट्रेडमार्क का क्या होगा? ट्रेडमार्क का इंडेफिनिट है, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स आपको इंक्रीमेंट कराना पड़ता है इसका, ये लिखा भी होता है यहाँ पर 10 ईयर्स इंक्रीमेंट्स। तो ये पॉइंट्स थे कुछ, अभी एग्जाम में आता है ना, तो आपको ये इसी तरीके से लिखना है, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कॉपीराइट और पेटेंट में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको टेबल बनानी है इतनी, और इसी तरीके हेडिंग के साथ आपको लिखना है। 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 1 2 3 4। 4 पॉइंट्स में क्या क्या लिखना है? हु इट सर्व्स, पर्पस, एग्जाम्पल और टाइम लिमिट। अब ये 4 पॉइंट्स होंगे। अब ये कितने मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है? 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। इतने मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 2 to 3 मार्क्स। तो 2 to 3 मार्क्स के लिए ये याद रखिएगा कि आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो लिखने ही होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को जनरली पॉइंट कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये इन सभी को आप यहाँ इसको मिला के, एग्जाम्पल को मिला के 4 पॉइंट्स हो रहे हैं, तो ये आप लिख दीजिएगा एग्जाम में। तो कॉपीराइट और पेटेंट के बीच में होगा। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट या ट्रेडमार्क और पेटेंट के बीच में डिफरेंस आने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ट्रेडमार्क अलग से पूछा जा सकता है, ये है। तो ट्रेडमार्क अगर अलग से पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा कि आपको इसके बारे में जो मैंने बताया वही लिखना है, या जो 4 पॉइंट्स हैं आप उनको अलग से लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को डिस्कस कीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को डिस्कस कीजिए, तो फिर वहाँ आप ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट की कंप्लीट टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये क्लियर कट आइडिया होगा।
और टू द पॉइंट है ये, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा किसी भी कॉस्ट पर, आपके और फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आज हमने डिस्कस किया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। शॉर्ट में अगर आपको याद करना है तो याद रखिए, कॉपीराइट होता है आपका आर्टिस्टिक वर्क के लिए, पेटेंट इन्वेंशन के लिए, और ट्रेडमार्क होता है ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक माइंड में ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? बाकी तो आपको लिखना तो जो है वो लिखना ही पड़ेगा, तो लिखने से ही नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये याद रखिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाने वाला है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कैटेगरीज क्या क्या है, और या फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि पेटेंट और कॉपीराइट के बीच में डिफरेंस बताइए। ट्रेडमार्क के बारे में 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। हाँ ये ज़रूर है कि इसमें से क्वेश्चन आना है डेफिनेटली एग्जाम में, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। क्लियर है? जहाँ तक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात बनती है तो उसमें एक क्वेश्चन दे दिया हो गया, कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि मिस्टर संजय एक ऑथर है और उन्होंने कोई बुक लिखी है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, ठीक है, और वो नहीं चाहते कि उनके वर्क को यूज़ किया जाए किसी भी इंस्टीट्यूट के ज़रिए, तो वो उसे प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, तो वो फिर किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें ये देखना है कि चूँकि वो एक ऑथर है और ये इनका इंटेलेक्चुअल वर्क है, बुक लिखना है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल वर्क में आता है आपका, तो उसको प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हेल्प से ही कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बुक के लिए क्या होता है, कॉपीराइट, तो वो कॉपीराइट कर सकते हैं। तो आपको आंसर लिखना है, इन दैट केस कॉपीराइट इज़ द करेक्ट आंसर, तो कॉपीराइट आपको आंसर लिखना है। फिर उसमें ये भी कहा जाएगा कि अ, इसको कब तक यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया जाएगा। तो आप ये उसमें टाइम लिमिट आपको पता ही कि कॉपीराइट के जो टाइम लिमिट होता है 70 to 170 ईयर्स होता है, तो आप वहाँ वहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसे ही पेटेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? या ट्रेडमार्क से रिलेटेड आ सकता है। तो बात वही है कि अगर आपको टर्मिनोलॉजी मालूम है, आपको मीनिंग मालूम है उसका, तो आप लिख दोगे, और अगर नहीं मालूम है तो आप लिख ही नहीं पाओगे उसको, समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया है, क्या उसके अंदर आंसर देना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आज डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट है प्लेगरिज्म। ये क्या होता है? Plagiarism is the another person's idea in your writing without giving credit to that person. In other words, plagiarism is the copying information and not giving the author's credit for it. तो stealing information of someone else, ठीक है, तो किसी की इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना, उसे यूज़ करना, उसको क्रेडिट ना देना, बिना बताए करना, इसको प्लेगरिज्म कहलाता है। जैसे किसी ने बुक लिखी, मैंने उसको बताया नहीं, उसकी नोटिस में नहीं है, मैंने उसके कंटेंट को अपने नाम से कहीं यूज़ कर लिया, अपनी किसी प्रोजेक्ट में या अपनी किसी अपनी बुक में मैंने खुद अपने नाम से बुक लिख दी, और उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया, मैंने उसका मेंशन भी नहीं है कहीं, उसको बताया भी नहीं, तो इसको प्लेगरिज्म की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो किसी पर्सन के आइडियाज़ को, ठीक है, यूज़ करना और उस पर्सन को क्रेडिट ना देना प्लेगरिज्म कहलाता है। ओके, तो ये साइबर क्राइम में ही आता है, ये याद रखिएगा। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना, अच्छा ये इसमें भी क्या है कि अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें यह है कि कुछ कंट्रीज़ में इसको साइबर क्राइम में कंसीडर नहीं भी किया जाता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में साइबर क्राइम की तरह से कंसीडर किया जाता है। तो किसी भी आइडियाज़ को, किसी पर्सन के आइडियाज़ को यूज़ करना राइटिंग में, वो भी इसको क्रेडिट ना देना, तो ये प्लेगरिज्म कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा डेफिनेशन और ज़्यादा सही दे रखिए। प्लेगरिज्म इज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स क्रिएटिविटी, आइडियाज़ और लैंग्वेज। तो किसी के आइडियाज़ को चोरी करना, क्रिएटिविटी को, लैंग्वेज को या आइडियाज़ को, प्लेगरिज्म कहलाता है। तो एक्ट ऑफ स्टीलिंग होता है आपका प्लेगरिज्म। ये डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है, 1 पॉइंट की डेफिनेशन है, तो इसको याद रख लीजिएगा। प्लेगरिज्म इज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स क्रिएटिविटी, आइडियाज़ और लैंग्वेज, और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द चीटिंग एंड द करप्ट एक्ट। तो ये आपका चीटिंग में आता है, ये करप्ट एक्ट में आता है। क्लियर है? इन एडवांस कंट्रीज विद हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, प्लेगरिज्म इज कंसिडर्ड टू बी एन एकेडमिक क्राइम। तो जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हैं एजुकेशन के, वहाँ प्लेगरिज्म को एकेडमिक क्राइम माना जाता है। तो एक तरीका ये एकेडमिक क्राइम है, ये वर्ड याद रख लीजिए, एकेडमिक क्राइम है ये। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, तो वहाँ ये जैसे कंबोडिया है आपका, वहाँ ये साइबर क्राइम में नहीं आता है, एकेडमिक क्राइम में नहीं आएगा। क्लियर? तो ये प्लेगरिज्म के बारे में था।
अब 2 टाइप्स के होते हैं प्लेगरिज्म में, एक तो होता है डेलिब्रेट और एक होता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट का मतलब होता है हमें उसका आइडिया नहीं था और जाने अनजाने में हमने उसको यूज़ कर लिया। तो और डेलिबरेटली का मतलब इंटेंशनली हमने इसको यूज़ किया है, तो वो डेलिबरेट प्लेगरिज्म कहलाएगा। देखिए जैसे डेलिबरेट में आएगा रीराइटिंग फ्रॉम बुक्स और आर्टिकल्स। किसी पहले से कोई बुक लिखी हुई है, उसे हमने अपने नाम से इंटेंशनली लिखा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये बुक किस ऑथर की है और आपने उसे अपने नाम से शो किया है, तो वो डेलिबरेट प्लेगरिज्म कहलाएगा। इसमें क्या होता है, कॉपिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम वेब पेजेस एंड ऑनलाइन सोर्सेज टू क्रिएट पैच वर्क राइटिंग। तो आपने क्या काम किया, आपने दूसरे वेब पेजेस लिए, ऑनलाइन सोर्सेज लिए और अपना एक काम आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, बाइंग, डाउनलोडिंग और बोरोइंग। बोरोइंग ए पेपर, आपने ख़रीदा या डाउनलोड किया है या कोई पेपर बोरो किया है आपने और उसको यूज़ कर लिया आप अपने नाम से, तो उसको डेलिबरेट प्लेगरिज्म कहलाएगा। एक्सीडेंटल में क्या आएगा, नॉट नोइंग व्हेन एंड हाउ टू साइट, तो आपको पता ही नहीं है। नॉट नोइंग हाउ टू पैराफ्रेज और समराइज, नॉट नोइंग व्हाट कॉमन नॉलेज इज, रिसाइकलिंग ओल्ड पेपर, किसी ओल्ड पेपर को रिसाइकल किया और आपने जाने अनजाने में आपने उसको यूज़ कर लिया है, तो वो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म में आएगा। आपको किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, आपको पता ही नहीं, बस आपने यूज़ कर लिया अनइंटेंशनली, तो वो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म में आएगा। तो ये पॉइंट्स हैं आज के वीडियोज़ के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज हमने 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्जाम में आ सकता है और एक प्लेगरिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।